औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये आज हम सी लैंग्वेज के हवाले से रेड्यूस सिलेबस को लेते हुए आज का जो इब्तदाई लेसन होता है उसका रिव्यू करेंगे और मैं मोहसिन अहमद खान गौरी जो है वो इस बारे में आपको ब्रीफ करूंगा। ये हमारा रेडियो सिलेबस है। आज हम देखेंगे कि आईडीई क्या होती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होती है, इसको हम देखेंगे और एक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाएंगे और इसके साथ साथ सी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे क्या होता है। उसके बाद उस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, उसमें अगर कोई एरर्स आते हैं तो उसको कैसे रिमूव किया जाएगा ये देखेंगे। प्रोग्राम को रन करेंगे और उसके बाद जो उसका डिजायर्ड रिजल्ट आ रहा है वो देखेंगे और अगर मौका मिला तो प्रिंट एफ के साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का भी इस्तेमाल करके देखेंगे। तो ये 5 सब टॉपिक्स पहले मेन टॉपिक्स के हम कवर करने की आज इंशाअल्लाह अजीज अपने रिव्यू लेसन में कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम जो है वो मूव होते हैं आगे और डेव में इसको करते हैं। अभी डेव हमारे पास सॉफ्टवेयर है, इसमें इसको चेक करेंगे हम लोग कि किस तरीके से होगा। इसके लिए हम यहाँ पे मैं डेव टाइप कर रहा हूँ, मुझे ना पता हो डेव किधर है तो मैं यहाँ पे डेव टाइप करूंगा और ये देखें ये आइकॉन आ गया डेव का। इसको मैंने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद मेरे पास एक जो ये विंडो खुलने वाली है, अभी ये तो वर्ड की खुली हुई है, इसके अलावा जो खुलने वाली है वो डेव की होगी, वो डेव की होगी और वो जो डेव की विंडो होगी उसके अंदर जो है हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। कोई प्रोग्राम में मेरे ख्याल से एरर आ रहा है जिसकी वजह से वो खुल नहीं पा रहा है, लिहाजा हम जो है दोबारा से डेव को खोलने की कोशिश करते हैं। अब हमने इसके अंदर जो है आपका मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन हम ये वाले न्यू फाइल यहाँ से न्यू कर सकते हैं या फिर फाइल में यहाँ पे जाके यहाँ से न्यू कर सकते हैं। वो दोनों एक ही चीज़ है। तो हम फाइल में जाके सोर्स फाइल को क्लिक करेंगे। यही काम अगर मैं यहाँ से इसको क्लिक करता तो भी यही हो जाता, लेकिन मैंने जो एक दूसरा तरीका था वो अपनाया। आप चाहें तो पहला जो तरीका वो भी अपना सकते हैं। इसमें पहला काम मैं इसका रीनेम कर दूंगा और रीनेम करने के लिए पहले मैं कुछ टाइप करना चाहता हूँ और टाइप करने के लिए मैं पहले कमेंट्स देता हूँ। कमेंट देने के दो तरीके हैं, ये डबल स्लैश के साथ मैंने दिया और इसका मैंने नाम दिया रिव्यू लेसन 1 आईडी राइटिंग सी प्रोग्राम कंपाइलिंग एरर चेकिंग and removing and watching result। ये आज हमारा टास्क है। ये क्योंकि सिंगल लाइन कमेंट था, अगर डबल लाइन कमेंट देने हो तो स्लैश के साथ स्टैरिक लगाएंगे और वो हम लिख सकते हैं। ये है मल्टी लाइन कमेंट। इसके लिए जरूरी होता है कि इसको बंद किया जाए और जिस तरीके से इसको लिखा जाता है स्लैश और स्टैरिक और स्लैश के साथ, इसके उल्टे अंदाज में इसको स्टैरिक स्लैश के साथ बंद किया जाता है। जबकि ये जो सिंगल लाइन कमेंट होता है इसको बंद करने की जरूरत नहीं होती, जैसे ही आप नेक्स्ट लाइन पे आते हैं ऑटोमेटिकली कमेंट्स खत्म हो जाते हैं। कमेंट्स का प्रोग्रामिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये सिर्फ आप अपनी याददाश्त के लिए लिखते हैं। अगर आप ये ना भी लिखें तो इससे प्रोग्रामिंग पे कोई असर नहीं पड़ता। अब हम बात करते हैं आपके स्ट्रक्चर ऑफ सी की। स्ट्रक्चर ऑफ सी के 5 एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सी। इसमें इसका पहला एलिमेंट होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। उसके बाद दूसरा इसका होता है ग्लोबल
variables and user defined functions डिक्लेरेशन। अच्छा, ये जो आपके ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं ये एक्सटर्नल भी कहलाते हैं। इसके बाद आपके मेन फंक्शन आता है। मेन फंक्शन के बाद बॉडी ऑफ मेन फंक्शन आती है। और नंबर 5 में जो आपने ये दिए हुए होते हैं, नंबर 2 पे यूजर डिफाइंड फंक्शंस, इनकी डिक्लेरेशन की होती है आपने, उनकी डेफिनेशन दी जाती है। डेफिनेशन ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन as declared in point 2 above। तो ये आपने ये स्ट्रक्चर ऑफ सी है। ये पूरा जो है 5 इसके ऊपर मुश्तमिल जो है ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ सी कहलाता है। पूरी सी लैंग्वेज इस छोटे से जो आपका स्टेटमेंट है इसके अंदर बंद हो जाती है। अब हम पहला प्रोग्राम लिखने के लिए जा रहे हैं सी का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखेंगे। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश के साइन से शुरू होते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h और conio.h। इसके बाद ग्लोबल फंक्शन और यूजर डिफाइंड ग्लोबल वेरिएबल्स एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन डिक्लेरेशन, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये हम नहीं लिख रहे। हम डायरेक्ट आते हैं स्टेप 3 में, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में आप मेन लिखते हैं और इधर इसकी बॉडी को बंद कर देते हैं और इधर से इसकी बॉडी शुरू होती है। ये जो बॉडी शुरू होगी ये आप स्टेप 4 में दे रहे हैं, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। बॉडी ऑफ मेन फंक्शन में ये आपने लिखा, उसके आप लिख देंगे प्रिंट एफ बैक्स, ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। माय नेम अस्सलाम वालेकुम वी आर, क्या नाम है तुम्हारा? ये आपने लिखा। उसके बाद गेट सी एच लगा दिया आपने, गेट सी एच ई भी लगा सकते हैं आप। और यहाँ पे इसकी बॉडी क्लोज कर दी आप, या आपने मेन की बॉडी क्लोज कर दी। स्टेप 5 को फिलहाल हम यूज नहीं कर रहे, ये जब हम करेंगे आगे देख लेंगे, लेकिन वो ऑप्शनल पार्ट होता है। ये ऑप्शनल पार्ट होता है, ये ऑप्शनल होता है, ये ऑप्शनल होता है और ये ऑप्शनल होता है आपका। ये चाहो तो इस्तेमाल करो, चाहो तो इस्तेमाल ना करो, लेकिन ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन और बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, ये लाजमी जुज हैं। ये अगर नहीं होंगे तो प्रोग्राम एरर देगा। अगर अगर ये नहीं होगा तो कंपाइल ही नहीं होगा। रन तो सेकंड स्टेप है, कंपाइल प्रॉपर्ली नहीं हो सकेगा, एरर दे देगा आपको। तो इनका प्रोग्राम के अंदर होना जरूरी है। इसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि इंसान जो है हाथ पैर कटा हुआ हो तो जी सकता है, लेकिन अगर सर कटा इंसान होगा तो वो सरवाइव नहीं कर सकता, या उसका जो रिब केज का हिस्सा है ये गायब हो बीच का, दरमियान का, तो ऐसा इंसान भी आपने नहीं देखा होगा। तो ये आप समझ लें कि ये इसके एसेंशियल पार्ट्स हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, मेन फंक्शन और बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। ये अगर नहीं होंगे तो प्रोग्राम आपका कंपाइल नहीं हो सकेगा, तो कंपाइल नहीं हो सकेगा तो रन भी नहीं हो सकेगा। अब हम इसको कंपाइल करने के लिए जा रहे हैं, तो लिहाजा हम एग्जीक्यूट में जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से जाके इसको कंपाइल करेंगे। जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो ये हमें बता देगा इसके अंदर कोई एरर्स मौजूद हैं या एरर्स मौजूद नहीं है, और इसे पूछ रहा है किस नाम से इसको सेव किया जाए। तो इसको हम नाम भी दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं रिव्यू 01 का, और .cv
रिव्यू 01 का नाम हमने इसको दिया और डॉट सी कर देंगे हम इसको। सीपीपी होता है C++, लेकिन हमने सी के नाम से सेव करना है इसको। और इसके बाद फिर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ जाके। अच्छा ये पहले से चल रहा है, पहले से चल रहा है। ये नीचे चला गया, इसको उठाना पड़ेगा हमें इसमें, क्योंकि टाइम लग रहा है इसमें, क्योंकि टाइम लग रहा है। ये देखिए 0 एरर्स और 0 वार्निंग आ गई, 0 एरर्स और 0 वार्निंग आ गई है। कंपाइल हमारा सही हो गया है। अगर इनमें से कोई एक मिसिंग होता, जो मैंने आपको बताया एसेंशियल पार्ट्स थे सी लैंग्वेज के, प्री प्रोसेसर, डायरेक्टिव, मेन या बॉडी ऑफ मेन में से, तो यहाँ पे एरर्स या एरर आ जाता। अब हमने क्या करना है इसको, अब हमने सिंपली इसको रन करना है। रन करने के लिए हम गए यहाँ पे और ये हमने रन किया, और रन करने के बाद आप देखें ये अस्सलाम वालेकुम वी आर दानियाल जीशान एंड इजाज, ये आपका प्रोग्राम आ गया। अब आप 2 दफा बटन दबाएंगे तो ये आपका प्रोग्राम बाहर आ गया। तो हमने आज का जो हमारा टास्क था वो सर अंजाम दे दिया है। सिर्फ इसमें स्पेसिफायर्स रह गए, स्पेसिफायर्स रह गए, वो हम देख लेंगे कि वो हमने कैसे कर ले। तो वो हम फिर हम नेक्स्ट प्रोग्राम में देखते हैं। आज का हमारा ये रिव्यू 1 का जो प्रोग्राम था, ये मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। इसको मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली आपका प्रोग्राम आपने इसी तरह से लिखना है। ये 2 फाइलें आपने इंक्लूड करनी है, यानी शामिल करनी है। उसके बाद मेन लिखना है। बेसिकली आपकी ये स्टेटमेंट, ये प्रिंट एफ, ये उस मैसेज को प्रिंट कर रही है जो आप इसके अंदर लिख रहे हैं। इसमें अगर आप मिटा के कुछ और लिख देंगे तो ये उसको प्रिंट कर देगी। और प्रिंट क्या करेगी, ये जो इसके दरमियान है, यानी कि प्रिंट एफ के बाद इनवाइटेड कॉमास से जो शुरू हो रहा है और इनवाइटेड कॉमास तक जो खत्म हो रहा है, इसके दरमियान में जो भी आप लिखेंगे ये इसको एज इट इज प्रिंट कर देगी। जैसे कि मैं यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम वी स्टूडेंट्स ऑफ शिप ओनर्स लिख दे, शिप ओनर्स कॉलेज लिख दें आप। तो ऐसी सूरत में अब ये पूरा स्टेटमेंट आप देखेंगे कि वो जो है वो प्रिंट होता हुआ आपको नजर आएगा जब मैं इसको कंपाइल करूंगा। मैं कंपाइल और रन करता हूं, लेकिन आप लोगों को अलग अलग, मैंने जैसे कंपाइल और रन करके दिखाया था, आपको उसको इस तरीके से करना होगा। ये देखें, अब देखें ये चीज इसके अंदर ऐड हो चुकी है। जो चीज भी मैं इन्वाइटेड कॉमास के अंदर दूंगा वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। अब इसके साथ हम लोग स्केप सीक्वेंसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं, बैक स्लैश के साथ जो इस्तेमाल होते हैं। अब जैसे मैंने अस्सलाम वालेकुम लिखा, उसके बाद मैं बैक स्लैश एन देता हूं तो ये न्यू लाइन देगा। नीचे वाला ये जो स्टेटमेंट आ रहा है वी स्टूडेंट्स ऑफ शिप ओनर्स, ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। वी स्टूडेंट्स ऑफ शिप ओनर्स कॉलेज और शिप आर दानियाल दिशान निजाज। इसमें अगर मैंने गैप देना है तो बैक स्लैश टी देके मैं गैप भी दे सकता हूँ। बैक स्लैश टी देने से 8 कैरेक्टर्स का या सर्टेन कैरेक्टर्स का जो है ये गैप देगा। तो ये आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं। बैक स्लैश एन होता है, बैक स्लैश टी होता है, बैक स्लैश ए होता है, इसी तरीके से बैक स्लैश आर होता है, बैक स्लैश ए होता है। ये सारे होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। सबका अपना अपना पर्पज होता है, ये स्केप सीक्वेंसेस कहलाते हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए। इसका मैं 2 का आपको दिखा दिए। देखें अस्सलाम वालेकुम आज बैक स्लैश एन लगा हुआ था तो ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया, और दानियाल के बाद बैक स्लैश टी था, गैप आया, और जीशान के बाद भी बैक स्लैश टी था तो ये एजाज आ गया। तो ये आपका स्केप सीक्वेंसेस थे। अब यही काम आप फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कैरेक्टर ले लूंगा, ये कैरेक्टर की एक एरे ले लूंगा और यहाँ पे ले लूंगा नेम। नेम नेम 1 ले लूंगा 20 कैरेक्टर्स का, और इसी तरीके से इसमें वैल्यू डाल दूंगा जीशान, इसमें वैल्यू डाल दी मैंने जीशान। उसके बाद नेम 2 को मैंने क्या कर दिया, इसको भी 20 किया, और ये मैंने कर दिया किसके बराबर, ये मैंने कर दिया दानियाल के बराबर। और इसी तरीके से मैंने लिया नेम 3, और इसका कुछ और भी दे सकता हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है यही साइज दूँ। इसको मैंने 25 दे दिया, कम भी दे सकता था अगर नेम की लेंथ कम हो।
और यहाँ पे मैंने एजाज लिख दिया। अब जब ये तीनों मेरे कंप्लीट हो गए, तब मैं सेमी कॉलन के बजाय कॉमे के बजाय कॉलन लगा दूं। तो ये मेरे तीन जो है ना, नेम 1, नेम 2, नेम 3, तीन वेरिएबल्स हो गए कैरेक्टर टाइप के। ये मैं एक लाइन में भी दे सकता हूँ, ये मैं एक लाइन में भी दे सकता हूँ, अलग लाइन में भी दे सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे हो गए तीन कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल्स। अब मैं क्या करूंगा, दानियाल की जगह फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाऊंगा %s, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर। और उसके बाद बैकस्लैश, ये दानियाल मैंने यहाँ से मिटा दिया, यहाँ पे भी /s दिया मैंने, और यहाँ पे भी मैंने %s दे दिया। और अब पहले %s की जगह जो मैं पहले डालूंगा उसका आएगा। तो दानियाल मैंने अगर प्रिंट करना है तो मैंने यहाँ पे नेम 2 दे दूंगा। उसके बाद किसका नाम आ रहा था, जीशान का आ रहा था, तो मैं नेम 1 दे दूंगा, और उसके बाद नेम 3 दे दूंगा। और उसके बाद जब मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो पहले मुझे कंपाइल करना पड़ेगा। आप कंपाइल और रन अलग अलग कीजिएगा, मैंने एक साथ कर दिया है। तो देखिए कोई फर्क नहीं है उसके अंदर, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क हमने इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल किया है। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हर डेटा टाइप के लिए अलग अलग होते हैं। करेक्टर के लिए %c होता है, इंटीजर के लिए %d होता है, अनसाइंड इंटीजर के लिए %u होता है, फ्लोट के लिए %f होता है, और लॉन्ग फ्लोट यानी कि जो डबल कहलाता है उसके लिए %lf होता है। लॉन्ग के लिए, लॉन्ग इंटीजर होता है बेसिकली वो, लेकिन खाली लॉन्ग से भी काम चल जाता है, तो वो उसके लिए लॉन्ग इंटीजर के लिए %ld होता है। और अनसाइंड लॉन्ग के लिए जो है, अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर के लिए %lu होता है। इसी तरीके से लिए इस लॉन्ग डबल के लिए, या डबल के लिए जो है %lf होता है, और लॉन्ग डबल के लिए कैपिटल L लिखते हैं, लेकिन F जो है वो छोटा ही होता है। तो इसी तरह से ये %O भी होता है ऑक्टल के लिए, %x जो है वो हेक्साडेसिमल के लिए भी होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं। ये अपनी मर्जी का फॉर्मेट में आउटपुट प्रिंट करने के लिए ये हम इस्तेमाल करते हैं। ये आपको क्योंकि नजर नहीं आ रहा, लिहाजा मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे कर देता हूँ। तो ये आपका प्रोग्राम था जो आपने देखा, एक दफा और एग्जीक्यूट कर देता हूँ ताकि आपको ये शो हो जाए कि लाइन की तब्दीली से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये इसमें कॉमा जो हमने दिया है, अच्छा जी, तो मैं जो आपको बात बताना चाह रहा था, ये देखें, मैं कॉमे के बाद यहाँ पे दूसरी लाइन में ले जाऊंगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कंपाइलर में रन करूंगा तो देखें वही रिजल्ट आएगा। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने ये सीखा कि कमेंट्स कैसे देते हैं दो तरीकों से। ये सिंगल लाइन कमेंट होता है, डबल स्लैश से शुरू होता है, और ये मल्टी लाइन कमेंट होता है, इसमें स्लैश और स्टैरिक देते हैं। और जो कुछ भी लिखना है, 50,000 लाइनें भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है इसको इस तरीके से, यानी कि उल्टे अंदाज में स्टैरिक और स्लैश डाल के बंद करते हैं, यानी जिस तरीके से शुरू करते हैं उसके उल्टे अंदाज में इसको बंद करते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ सी में 5 एलिमेंट्स होते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, और ऑप्शनल जो होता है इसमें ग्लोबल वेरिएबल्स एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन डिक्लेरेशन होती है, मेन फंक्शन होता है, बॉडी ऑफ मेन होती है, और ये जो आप ऑप्शनल 2 देते हैं इसको डिक्लेयर करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस को। इनको आप स्टेप 5 में जाके जो है वो इसकी डेफिनेशन देते हैं, ये हमने देखा। उसके बाद आज हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हम अपना नाम प्रिंट करते हैं, जिसको हमने बगैर फॉर्मेट स्पेसिफायर के जरिए भी चला के देखा, और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जैसे कि %s आपको नजर आ रहा है, इसके तरीके से भी चला के देखा। ये जितने भी % आप इस्तेमाल करेंगे और कॉमा डाल के जो भी चीज देंगे वो रिस्पेक्टिवली इसमें जाती रहेगी। आपने पहले अगर यहाँ पे N3 दिया हुआ होता तो N3 पहले S में जाता, %s में, फिर उसके बाद दूसरे कॉमे वाला दूसरे %s में जाता, तीसरे कॉमे वाला तीसरे %s में जाता। और अगर हमने मजीद %s दिए होते तो वो तलाश करता आगे आपने कितने कितने जो है वेरिएबल्स दिए हुए या स्ट्रिंग वेरिएबल्स दिए हुए, वो सबको रिस्पेक्टिवली बिल तरतीब इसी हिसाब से डालता रहता जिस हिसाब से आपने %s दिए हुए। गेट ch वेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, वेट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये कैरेक्टर का एक इनपुट लेता है, इसकी जगह आप गेट ch eb और गेट ch ar भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने फिलहाल अभी गेट ch e ही इस्तेमाल किया है। तो ये गेट ch r भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप,
और गेट सी एच तो हम इस्तेमाल कर ही चुके थे। तो ये था आज आपका प्रोग्राम। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।